नमस्कार, मैं उत्कर्ष कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ ट्रायल। न्यूज़ ट्रायल रग रग में खबर, नहीं पर उससे डर दिखाते बस खबर। मैं आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार और आज देश और दुनिया की कुछ एक बड़ी खबरों के साथ हम यहाँ मौजूद हैं। अगले 10 से 12 मिनट में हम कोशिश करेंगे जानने की, उन खबरों के तह की तक जाने की कोशिश करेंगे और इसका सटीक विश्लेषण करने की भी कोशिश करेंगे। आज की सबसे बड़ी खबर है, ब्रेकिंग न्यूज़ है, अभी कुछ मिनट पहले की खबर है। यूपी के सीएम जो हैं योगी आदित्यनाथ, उन्हें जो है धमकी दी गई है, उन्हें मारने की धमकी दी गई है, उनको मौत के घाट उतारने की धमकी दी गई है। और बताया जा रहा है कि इस धमकी में ये स्पष्ट तौर पर कह दिया गया है योगी आदित्यनाथ को या तो 10 दिन के अंदर सीएम के पद से इस्तीफा दो, नहीं तो मार दिया जाएगा। और ये भी कहा गया है कि उसी तरह से मारा जाएगा जिस तरह से सिद्दीकी को मारा गया था। महाराष्ट्र का जो व्यापारी था, जो खबरों में भी बना हुआ था, लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने जो है इससे सिद्दीकी को मौत के घाट उतार दिया था। तो अब ये खबर आ रही है कि उसी अंदाज में, बाबा सिद्दीकी के अंदाज में ही योगी आदित्यनाथ को मारने की धमकी दी गई है। और ये धमकी जो है वार्निंग में है, पहले वार्निंग के शक्ल में कि आपको 10 दिन के अंदर, योगी आदित्यनाथ को 10 दिन के अंदर सीएम पद से इस्तीफा देने की बात कही गई है। अन्यथा अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो लॉरेंस बिश्नोई के गैंग ने जिस तरह से बाबा सिद्दीकी को मारा था उसी तरह से योगी आदित्यनाथ को मारने की धमकी दी गई है। हालांकि आपको यहाँ ये बताना काफ़ी दिलचस्प हो जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई या लॉरेंस बिश्नोई के गैंग का कोई गुर्गा ये कोशिश नहीं करेगा, ये मेरी निजी राय है, निश्चित तौर पर ये किसी न किसी उदंड की, उच्छृंखल की ही कोशिश है, हिमाकत है। क्योंकि इस तरह से धमकी देना, निश्चित तौर पर वो इंसान मानसिक तौर पर विक्षिप्त होगा, या उसे नेम और फेम चाहिए होगा, या नहीं तो वो चूँकि ये हिंदूवादी मुख्यमंत्री का चेहरा है योगी आदित्यनाथ का, तो ये उस तरह से हीन भावना से ग्रसित होकर कट्टरता को प्रदर्शित करने के लिए इस तरह की धमकी दी गई होगी। मेरे निजी राय में ये निश्चित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार या उसके गैंग के किसी गुर्गे की ये हिमाकत नहीं हो सकती, नहीं की होगी। ये मेरी निजी राय। हालांकि असली तो जब सामने आएगी तब ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर मसला क्या था। यहाँ आपको ये बताना भी ज़रूरी हो जाता है कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो लगातार 2 बार से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। निश्चित तौर पर वो 10 वर्षों का अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, क्योंकि स्पष्ट बहुमत है उनकी पार्टी को, उनको, उनके प्रदेश में। और साथ ही साथ फायर ब्रिगेड लीडर हैं, फायर ब्रिगेड नेता हैं, और स्टार प्रचारकों के, जो स्टार कैंपेनर्स होते हैं, उनकी लिस्ट में भी योगी आदित्यनाथ का नाम जो है, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो, या लोकसभा उपचुनाव हो या विधानसभा उपचुनाव हो, तो उनके जो है स्टार प्रचारकों की लिस्ट में निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ का नाम जो है टॉप 3, टॉप 5, टॉप 10 में तो रहता ही रहता है। और फायर ब्रिगेड ब्रांड नेता हैं, बोलने में किसी तरह की कमी नहीं करते, कोताही नहीं बरतते हैं, निश्चित तौर पर स्पष्टवादी हैं, खुलकर बोलते हैं, हिंदुओं का पक्ष लेते हैं, हिंदूवादी नेता हैं, राष्ट्रवादी नेता हैं। और जो है बाकी संप्रदाय पर भी टिप्पणी करने से इन्हें कोई ख़ास जो है परहेज नहीं रहता, जिस कारण से एक ख़ास संप्रदाय में, चाहे कहें स्पष्ट तौर पर कहें तो हिंदुओं में इनका अच्छा खासा क्रेज है। वोटर्स जो हैं इनको इस कारण से सपोर्ट करते हैं। और इसी के चलते, योगी आदित्यनाथ और मोदी के चलते, ये देखा गया कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जो बैकवर्ड कास्ट था, खासकर जो यादव वोटर्स थे, और इसके साथ ही साथ जो दलित वोटर था, उनका जो कुनबा था उस यादवों का समाजवादी पार्टी से और दलितों का बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा से वो छिटक गया। और ये छिटक कर सीधे सीधे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के पाले में चला गया। कांग्रेस तो सिफर थी, वही हालात पर उस समय वो मौजूद थी। बसपा भी शून्य पर चली गई। जैसे तैसे 5 से लेकर आपको 10-15 सीटें समाजवादी पार्टी निकालती रही। लेकिन निश्चित तौर पर ये काफ़ी बड़ा झटका था समाजवादी पार्टी को। ये क्षेत्रीय क्षत्रप हैं उत्तर प्रदेश के, जो क्षेत्रीय पार्टियों में किंग कहे जा सकते हैं, सपा और बसपा। तो इनके वोट बैंक को भाजपा ने मोदी और योगी के फेस के वैल्यू पर जो है वो अपनी ओर आकर्षित किया। और इसका नतीजा देखने को भी मिला, चाहे 2014 का लोकसभा हो, 19 का लोकसभा हो, और 2000 जो है आपको 22 का विधानसभा हो। तो इन सबों में, और 2017 का विधानसभा हो, यादव वोटरों ने और दलितों ने जो है वो नाराज़गी दिखाते हुए अपनी क्षेत्रीय पार्टियों, छत्रपों से बीजेपी को वोट डाला था। हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में ऐसा देखने को नहीं मिला। अखिलेश का जो
माय समीकरण था और ख़ासकर यादव वोटर जो थे वो बहुत मतलब न्यूनतम स्तर पर कहें 10% से भी कम स्तर पर बीजेपी के पाले में गए और बसपा के जो दलित वोटर्स थे वो फिलहाल अभी बीजेपी के हिस्से और सपा के पास भी गए। कुछ एक स्तर तक वोट जो है वो शिफ्ट हुआ बसपा को, लेकिन सीटों में वो तब्दील नहीं हो पाया। कांग्रेस को भी मिला, कांग्रेस भी इस बार जो है 5 के आंकड़े को पार कर पाई। अब 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, 2024 खत्म होने को है, 2025-26 2 साल का वक्त बाकी है। वहीं पर 2025 में बिहार में भी विधानसभा चुनाव है, तो इसको लेकर लगातार जो है तैयारियां चल रही हैं। और योगी आदित्यनाथ को जिस तरह से धमकी दी गई है और इस्तीफा देने की बात कही जा रही है, निश्चित तौर पर इसका किसी बड़े गैंग वैंग से कोई लेना देना मुझे निजी तौर पर नहीं दिखता है। यह निश्चित तौर पर किसी की बदमाशी है। जिस तरह से बीते कुछ एक महीनों और हफ्तों में आप देख रहे हैं कि रोज दिन या हफ्ते में एक दिन छोड़कर एक दिन आपको ये खबरें निश्चित तौर पर आपके कानों पर आती होगी, टीवी स्क्रीन पर, मोबाइल पर, यूट्यूब पर आप देखते होंगे कि इंडिगो, तो स्पाइस जेट, तो एयर इंडिया, तो विस्तारा, तो इस तरह के जितने भी एयरलाइंस है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की हो या राष्ट्रीय उड़ानों की हो, इन सभी उड़ानों को मतलब एयरलाइंस को जो है धमकियां दी जा रही है कि आपके प्लेन में एयरप्लेन में जो है बम होने की आशंका कही जाती है। फिर वो फ्लाइट डिले हो जाती है, फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, फ्लाइट डाइवर्ट हो जाती है, फ्लाइट को बीच रास्ते में कहीं से लौटा के लाना पड़ता है, कहीं इमरजेंसी लैंडिंग की जाती है। इस तरह से निश्चित तौर पर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एआई है और विमानन मंत्रालय है और जो ये निजी विमान की कंपनियां हैं, इन्हें आर्थिक खामियाजा, आर्थिक नुकसान भुगतना पड़ता है। तो निश्चित तौर पर जो है इस तरह की ये बदमाशी है। अभी कुछ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में जो है उसमें भी बताया गया कि बम था, ऐसा कुछ मिला नहीं। तो निश्चित तौर पर ये बम की आशंका, बम की धमकी, बम होने की अफवाह, बम होने की अफवाह का मैसेज, बम होने की अफवाह का कॉल, बम होने की अफवाह का ईमेल लगातार दिया जा रहा है, चाहे वो ट्रेन में हो और प्लेन में हो। और वही बदमाशी अब शुरू की जा रही है योगी आदित्यनाथ को धमकी देने वाले की तरफ से। निश्चित तौर पर यह उच्च रंग खिलता है, बदमाशी है, शैतानी है और ये किसी छोट भैये सड़क छाप किसी बदमाश की कारस्तानी है। और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश पुलिस जो कि अपने आका मतलब यूपी के सीएम के ऑर्डर पर काफ़ी सख्त एक्शन लेते हैं और मुस्तैद दिखते हैं, तो निश्चित तौर पर वो इन आरोपियों को अपने पकड़ पाएंगे। इस बीच आपको ये भी बताते चलें कि पप्पू यादव जिन्हें कि लगातार मलेशिया, झारखंड और बाकी जगहों से थ्रेट कॉल्स आ रहे थे, मारने की धमकी दी जा रही थी, निपटाने की धमकी दी जा रही थी। तो अब इस खबर में ये अपडेट है कि एक जो आरोपी है मिस्टर पांडे, उसे गिरफ्तार किया गया है दिल्ली से और जो है वो लगातार धमकी दे रहा था पप्पू यादव को सुधरने की या अंजाम भुगतने की, तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अभी और भी कई जगहों से उन्हें कॉल आए हैं, मेल्स मैसेजेज आए हैं, उनका अभी तक स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है कि आखिर ये कॉल्स और मेल्स मैसेजेज कौन कर रहा था। निश्चित तौर पर जो है आने वाले दिनों में इसका भी भंडाफोड़ हो पाएगा। और इसके बाद हम अब ये भी चर्चा कर लें कि बिहार में जो है उपचुनाव होने हैं विधानसभा के कुछ 4 सीटों पर, जिसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट पार्टी से जो कि सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल है, उसके साथ ही साथ जनसुराज भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। निश्चित तौर पर ये जनसुराज के लिए जो है विधानसभा चुनाव से पहले का सेमीफाइनल है। बाकी पार्टियों के लिए भी होगा, लेकिन काफ़ी अहम है। अगर जनसुराज इन 4 सीटों में से 1 या 2 सीट पर भी जीत हासिल कर लेती है तो निश्चित तौर पर 2025 का विधानसभा चुनाव इनके हक में काफ़ी हद तक ज़्यादा दिखेगा और 50 से ज़्यादा या 100 से ज़्यादा सीटें भी लाने में जनसुराज को कोई मुश्किल नहीं दिखेगी। हालांकि उपचुनाव में जो है वो जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं या सरकार में जो बैठी पार्टियाँ हैं वो उन्हीं के उम्मीदवार ज़्यादातर जीत जाते हैं और विपक्षी दल के उम्मीदवार कोई खास दिलचस्पी भी नहीं दिखाते, क्योंकि सत्ता उस समय सत्तासीन जो पार्टी होती है वो जो है चुनावी प्रक्रियाओं का जो है कहीं से भी लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, जैसा कि विपक्षी पार्टियों का कहना होता है। तो निश्चित तौर पर ये जो है आपको उपचुनाव एक तरह से सेमीफाइनल्स आप कहते हैं कि जनसुराज के लिए फाइनल ही है। अगर इन 4 सीटों में 1 सीट, 2 सीट, 3 सीट, 4 सीट, अगर 4 सीट ले आई तब तो समझ लीजिए जनसुराज 100 के पार जाएगा। अगर 3 सीट भी ले आई तो 100 के करीब रहेगा। अगर 2 सीट लाई तो 50 प्लस रहेगा और अगर 2 से कम सीट या 1 सीट लाती है तो निश्चित तौर पर जनसुराज 25 प्लस होगा और अगर कोई सीट नहीं आती है तो वो
जो है 10 से 15 विधानसभा सीटें जीतने में जो है 2025 के विधानसभा चुनाव में सक्षम हो पाएगा। 243 विधानसभा सीटें हैं और अगर उसमें 13 सीटें भी जीतती है जनसुराज तो किंग मेकर की भूमिका में आएगी। अब उसे ये डिसाइड करना होगा कि दिल्ली के केजरीवाल की तरफ फिर से उपचुनाव कराएं बिना कांग्रेस के समर्थन के, या किसी पार्टी को समर्थन दे दे, गठबंधन को समर्थन दे दे और बाहरी समर्थन दे, सरकार में ना आए, मंत्री ना बने, लोभ प्रलोभन मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के पद का लोभ ना करें और फिर से अगले विधानसभा चुनाव में उतरें जोर शोर से, या नहीं तो मध्यावधि चुनाव का विकल्प बन जाएगा। तो ये खबर जो है ये आ रही है और हमने आपको अभी एक खबर और दे दी। इसके अलावा एम्स जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उनमें एक शोध किया गया है। 15 राज्यों के कई युवाओं के सैंपल को लिया गया और यहाँ पर जो है चौंकाने वाले परिणाम आ रहे हैं कि लगभग 35% युवा जो हैं, जो 10 से 24 वर्ष उम्र के हैं, वो नशा करते हैं, ड्राई नशा करते हैं, गांजा लेते हैं, अफीम लेते हैं, भांग लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, कोकीन लेते हैं, हेरोइन लेते हैं, LSD लेते हैं और इसके अलावे जो है अगर ये सब भी ना मिला तो नींद की गोलियां खाते हैं और इनकी जद में जा रहे हैं, इनकी लत में जा रहे हैं। एम्स ने आगाह किया है कि ये जो है निश्चित तौर पर अलर्ट वाला सिंबल है। तो निश्चित तौर पर आजकल के माँ बाप को जिनके बच्चे 10 से 24 आयु वर्ग के बीच हैं, उन्हें अलर्ट होने की ज़रूरत है। उन अपने बच्चों की इस लत को छुड़ाने की ज़रूरत है, उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है निश्चित तौर पर। तभी इस तरह के जो है परिणाम सकारात्मक होंगे, क्योंकि आए दिन जो है इन आयु वर्गों के लोग जो है इन नशा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाते हैं और घटनाएँ जो हैं बिहार जैसे राज्यों में जो जहाँ पर शराब बंद है वहाँ पर ऐसे युवा 10-50 हज़ार रुपये के लोभ में किसी की भी हत्या कर देते हैं। टीनेजर्स इस मसलों में काफ़ी हद तक जो है शामिल दिखते हैं। तो ये थी खबर। अब आखिर में आपको कह दें कि आज इंडिया और न्यूजीलैंड के तीसरे टेस्ट मैच का तीसरा दिन है। न्यूजीलैंड 2-0 से आगे है और इस सीरीज को जीत चुका है। तीसरा टेस्ट मैच का आज तीसरे दिन है। इस टेस्ट मैच का फैसला किसी भी सूरत में आ जाएगा। आज शाम तक का इंतजार कीजिए। 1 विकेट न्यूजीलैंड का बाकी है, 10 विकेट इंडिया के बाकी हैं, 11 विकेट का खेल बचा हुआ है और भारत को जो है तकरीबन जीत के लिए 150 रनों का लक्ष्य मिलेगा और भारत निश्चित तौर पर अगर इस लक्ष्य तक पहुंच जाता है तो इस टेस्ट मैच में सीरीज में अपनी इज्जत बचा पाएगा। 2-1 से भारत जो है इस टेस्ट मैच को ख़त्म करेगा। न्यूजीलैंड इस सीरीज को पहले ही जीत चुकी है और फिर ये भारत के लिए एक बेहतर परफॉर्मेंस का भी विकल्प आगे की सीरीज में मिल पाएगा, क्योंकि इससे इनका मनोबल जो है निश्चित तौर पर बूस्ट होगा। 171 रन पर 9 विकेट न्यूजीलैंड के कल के खेल खत्म होने तक गिर चुके थे और भारत को 28 रन के आसपास की पहले पारी में लीड मिली थी। देखना दिलचस्प होगा कि आगे जो है भारतीय सीरीज और भारतीय खिलाड़ी क्या गोल खिलाते हैं। तो ये आज और अब तक का जो अपडेट था हमने आपको दे दिया। आप जुड़े रहे न्यूज़ ट्रायल के साथ। मैं आपका होस्ट उत्कर्ष कुमार। सब्सक्राइब करें न्यूज़ ट्रायल को। अगर आपने बाकायदा सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे शॉर्ट्स रील्स देखें जो कि 1 से 5-10 की तादाद में रोजाना आते हैं। एक बुलेटिन देखें और एक लाइव स्ट्रीम देखें। आपका शुक्रिया। बाय, टेक केयर, गुड, थैंक यू।